Hello friends, this is DK Job, Chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. Today I am going to discuss about IIT JEE 2024. Today I am going to start organic chemistry with general organic chemistry GOC with complete perspective for IIT JEE examination 2024. फ्रेंड्स, आप लोगों में से बहुत लोगों के मन में होगा कि सर ने ऑर्गेनिक से क्यों शुरू किया, फिजिकल से क्यों नहीं किया आईआईटी बैच को। एक्चुअली ऑलरेडी नीट का बैच जो है तो फिजिकल से चल रही है और आईआईटी का भी एग्जाम नजदीक है, नीट का भी एग्जाम नजदीक है, तो नीट वाले बच्चे भी थोड़ा हेल्प इधर से ले सकते हैं, आईआईटी वाले बच्चे थोड़ा हेल्प उधर से ले सकते हैं। आईआईटी वाले में क्या है कि ऑर्गेनिक के बाद फिजिकल आ जाएगा, नीट वाले में फिजिकल के बाद ऑर्गेनिक आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई ऐसा इशू नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरू में इंट्रो है, ओनली 2 to 3 मिनट हमें लगेगा इंट्रो करने में, फिर हमारा मेन टॉपिक आईआईटी का शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको हम क्या, जैसे इसको हम डिफाइन करें तो ये क्या डिफाइन हो जाएगा, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या आता है, जैसे अल्केन हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे अल्कीन हो गया, ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अल्काइन हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आरएक्स अल्काइल हैलाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आरओएच अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आरसीएचओ अल्डिहाइड, R2CO कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मान लो बेंजीन, फिनॉल, एनिलीन, काफी है, एटसेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहां पे ऑर्गेनिक कंपाउंड का रखा हूं। आप गौर करके देखो कि हर एक कंपाउंड में ऐसा कौन सा एटम है जो कॉमन है, तो वो कार्बन है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से ये कहां जा रहा है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की तरफ। तो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री ऑफ कार्बन की। अब हम बात करेंगे कि केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा आपका केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अच्छा, कार्बन के बारे में आप देख लो, 6C12, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6, मास नंबर कितना है, 12। यदि आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस से ये भी 4। ये जनरल पॉइंट है जो आप जानते हो, बट मैंने बता दिया। वैलेंस भी कितना आ गया, 4। तो केमिस्ट्री ऑफ कार्बन में कार्बन क्या हो गया, 6C12, एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंस 4। ठीक है, अब हम इसके स्पेशल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा शुरू करने जा रहे हैं, मतलब अब हमारा यहां से टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है आईआईटी जेईई के लिए। तो चलो अब हम यहां से आगे चलते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट कि कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड, मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन मोस्टली क्या बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब हो गया कि वैसा कंपाउंड जो शेयरिंग से बनता है। ठीक है, कार्बन फॉर्म्स मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड। सेकेंड पॉइंट, कार्बन शोज 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कार्बन ही आता है। ये 3 टाइप का हाइब्रिडेशन शो करेंगे। कैसे? ये देखो आप, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3, सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp3, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp2 एंड ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम्स आर इन sp। मतलब जितना सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है वो sp3 हो गया, डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया आपका sp2 और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो जाएंगे आपके sp। एक इसमें कंडीशन आता है कि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग जाए, जैसे CO2 CH2। उस कंडीशन में कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा? sp। क्या हो जाएगा? sp। ठीक है, लिखते चलें। जैसे यहां पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जेईई मेन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैसे हमारे पास है CH3, CH डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड C और इधर हो गया C4H9, और आपसे पूछा जाएगा कि सारे कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन बताओ। बेटा बहुत सिंपल है। अभी आपको मैंने क्या बताया हूं कि जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है, ये देखो चारों तरफ सिंगल बॉन्डेड है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp3। जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, अब तुम बोलोगे सर ये तो सिंगल बॉन्ड भी है, डबल और सिंगल में प्रायोरिटी डबल को दे दो, ये हो जाएगा sp2। तो ये भी डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, ये भी sp2 हो जाएगा। अब इस कार्बन एटम को आप देखिए, ये कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड है sp, ये कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड है sp। अब ये C4H9, C4H9 क्या होगा? चारों कार्बन एटम का हाइब्रिडेशन बताओ। तो CH2 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 CH3 सबका हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा? sp3। क्या आ जाएगा? sp3। तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड को sp3, डबल बॉन्ड को sp2, ट्रिपल बॉन्ड को sp। हाँ, जैसे आपके पास आ गया कार्बन डाइऑक्साइड मान लो, तो मैंने अभी बताया ही था कि इसका हो जाएगा sp। यदि कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड लग जाए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp। लीनियर। नोट डाउन। बच्चों अब हम नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं। यहां से हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, और पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन, या परसेंटेज ऑफ एस ऑर्बिटल इन द हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एस कैरेक्टर। तो एस कैरेक्टर को आप लिखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ एस ऑर्बिटल in the hybridization, contribution of s orbital in the hybridization is called s character। अब आपके पास क्या क्या है? आपके पास है sp3, आपके पास है sp2, आपके पास है sp। अब यहां पे आप गौर करके देखो कि sp3 में 3p एटम्स है और 1s एटम्स है, टोटल 4। टोटल 4 में s का परसेंटेज कितना बनेगा? 1। तो ये हो गया 25%। sp2 में 2p एटम्स हैं और 2p और एक s ऑर्बिटल, तो ये हो जाएगा 33.3%। और sp में s हो जाएगा 50%। कितना हो गया? 50%। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स क्या होते हैं? sp3। तो जरा उल्टा सपोज करो कि sp3 एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड, sp3 एटम्स आर सिंगल बॉन्डेड
sp2 atoms are double bonded, sp atoms are triple bonded, yes or no? ओके यस। मान लो इसका बॉन्ड लेंथ r1 है, इसका बॉन्ड लेंथ r2 है और इसका बॉन्ड लेंथ r3 है। तो आप जानते हो कि बॉन्ड लेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन बॉन्ड लेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। आप दोनों इक्वेशन को कोरिलेट कर दो आईआईटी के लिए। तो ऊपर में लेफ्ट से राइट जाने पे एस कैरेक्टर बढ़ता है, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां से एक पॉइंट आईआईटी के लिए निकल गया कि एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज, एज एस कैरेक्टर इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज। जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बॉन्ड लेंथ क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। अच्छा, एक टर्म आता है केमिस्ट्री में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में तुम सिंपल यदि लॉ लगा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका होता है, डिस्टेंस का। मान लो यदि चार्जेज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज तीनों में सेम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस पे वैरी करेगा, डिस्टेंस पे। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, उतना कम। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो पहले ऊपर में एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, तो इधर बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज, सॉरी, ऊपर में एस कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अच्छा, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। अब मैं इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं यहां पे लिखता हूं, तुम लोग इसके नीचे लिखते हुए चले जाना, जस्ट उसके नीचे। अच्छा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उस बीच के जो बॉन्ड है उसका स्ट्रेंथ भी क्या होगा, कम होगा। आप लिख सकते हो कि बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, फिर डबल बॉन्ड का और फिर ट्रिपल बॉन्ड का। एक टर्म केमिस्ट्री में आती है बॉन्ड एनर्जी, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन मॉलिक्यूल ऑफ बॉन्ड। तो बेटा जिसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा उसको ब्रेक करने में एनर्जी भी कम लगेगी। तो अब आप यहां से बता सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिंगल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ डबल बॉन्ड इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सारे पॉइंट को यदि हम एक साथ समराइज कर लें, सारे पॉइंट को यदि हम एक साथ समराइज कर लें तो यहां से पॉइंट क्या बनेगा, यहां से पॉइंट बनेगा कि एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to bond strength is directly proportional to bond energy is direct, अच्छा अभी मैंने बताया नहीं हूं बट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। सबके सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ का। तो यहां से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको जेई के लिए, समझ रहे हो बात। तो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ।
ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हम टॉपिक समझ गए। अब हमारा मेन टॉपिक यहां से शुरू हो रहा है। पहला टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एसिड और बेस। एसिड और बेस। मैं पहले तुम लोगों को कुछ बेसिक बात बता रहा हूं। आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आयनिक इक्विलिब्रियम का वीडियो देख लेना, चैनल से उठा करके, मेरे चैनल पे पढ़ा हुआ है। एसिड क्या होता है, नॉर्मल डिफिनीशन क्या होता है कि टू गिव H+, जो H+ देगा वो क्या हो जाएगा, एसिड। तो बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा कि एक्सेप्ट H+। सेकेंड पॉइंट कि बेस वो होता है कि टू गिव OH-, जो OH- देगा। यहां पर सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि एक्सेप्ट OH-। थर्ड पॉइंट यहां पे ले लो कि बेस हो जाएगा कि डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहां पे थर्ड पॉइंट आ जाएगा एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये बुकिश डिफिनीशन है, किताबी डिफिनीशन है जो मैंने यहां पे लिखा हूं। डिफिनीशन है, डिफिनीशन का क्या, अच्छा ये जो बुकिश डिफिनीशन है इसके हिसाब से तुम बता सकते हो कि HCl को यदि हम ब्रेक कर दें तो ये ब्रेक हो जाएगा H+ प्लस Cl नेगेटिव। H2SO4 को ब्रेक कर दो, 2H+ प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, H3PO4 को आप ब्रेक कर दो तो इट विल बी ब्रेक्स अप इनटू 3H+ प्लस PO4 3 नेगेटिव। अब है क्या कि किताबी डिफिनीशन के हिसाब से ये सारे के सारे एसिड हो गए, प्रूव हो गए। सही है, बुक में जो लिखा हुआ था वो सही है। जैसे हमने लिखा NaOH, MgOH होल ट्वाइस, AlOH होल थ्राइस, ये सब के सब जो है ये ब्रेक हो रहा है Na+ प्लस OH नेगेटिव, Mg2+ प्लस 2OH नेगेटिव, Al3+ प्लस 3OH नेगेटिव। ठीक है भैया, सबके सब OH- दे रहा है तो ये बेस हो गया। अमोनिया, अमोनिया के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, बेस। AlCl3। अब AlCl3 को गौर करके देखो, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड है 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी कितने पे आएगी, 8 पे आएगी। तो 8 से कम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो क्या हो जाता है, एसिड। तो ये एसिड हो जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफिनीशन दैट हैव बीन रिटन इन द बुक, यू सिंपली प्रूव दैट कि दीज आर एसिडिक, बेसिक एंड समथिंग लाइक दैट। बट तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि IIT तुमसे ये पूछेगा कि HCl एसिडिक है या बेसिक, NaOH एसिडिक है बेसिक ना। जो तुम जानते हो वो पूछेगा नहीं, और जो पूछेगा वो अब जान लो कि आप आखिर IIT चाहता क्या है। आखिर IIT चाहता क्या है, ये बात मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं। आखिर IIT इससे पूछेगा क्या, नोट डाउन। अब आप ये देख लो कि IIT क्या करेगा। आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि CH3 CH2 Cl, whether this is acidic, basic और न्यूट्रल। आपसे क्वेश्चन दे दिया गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, whether it is acidic, basic और न्यूट्रल। आपसे क्वेश्चन दे दिया गया CH3 CO CH3, whether it is acidic, basic और न्यूट्रल। अब बताओ, HCl एसिड है पूरी दुनिया जानती है, HNO3 एसिड है पूरी दुनिया जानती है, NaOH बेस है एवरीवन नो, MgOH होल ट्वाइस एवरीवन नो। मैं तुम्हें एकदम जीरो लेवल से लेकर के चल रहा हूं और टॉप तक पहुंचाऊंगा, IIT JEE मेन, IIT JEE एडवांस तक। ठीक है, आखिर चक्कर क्या है सर। अब
कि इतने सारे देयर आर मिलियन और बिलियन ऑफ कंपाउंड्स इन द वर्ल्ड, इतने सारे कंपाउंड्स के बारे में याद रखना इट्स सिंपली नॉट पॉसिबल टू एनीवन, नॉट पॉसिबल इवन फॉर टीचर। तो हम क्या करेंगे कि हम एक मैकेनिज्म डेवलप करेंगे, शुरुआत करते हैं, जिसके हिसाब से हम पता करेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन न्यूट्रल है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा स्टेप ले रहा हूं और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, मान लो तुम्हें नहीं पता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट क्या है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, तो तुम बताओगे ना, तुम पढ़े लिखे हो, तुम बताओगे इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या इंक्रीज इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, समथिंग लाइक दैट। ये सब तुम तब बताते हो जब तुम्हारे पास फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया है। लेकिन एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे, एक 2nd क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछोगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, उसका सिंपल जवाब होगा वार्मिंग ऑफ ग्लोब, और उसका जवाब यहां से निकला हुआ है, ज्यादा करेक्ट है। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हम नोट कर देंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स, इट डिपेंड्स अपॉन टू फैक्ट्स। इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 फैक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है। इट डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्ट्स। फर्स्ट, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स, हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम, एंड सेकेंड, if hybrid state of atoms are same, hybrid state of atoms are same, then it depends upon electronegativity value, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम पे डिपेंड करेगा, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। और यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू पे। नोट डाउन। अब देखो कैसे इस मैकेनिज्म को हम यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जरा गौर करके देखना। ये है हमारे पास CH3, ये है हमारे पास CH3, CH2, Cl। ये जो कार्बन एटम्स हैं ये क्या है, सिंगल बॉन्डेड sp3। ये कार्बन एटम क्या है, सिंगल बॉन्डेड sp3। तो इसका sp3 है तो s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 25%। इसका कितना हो जाएगा, 25%। तो दोनों कार्बन एटम का s कैरेक्टर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इफ हाइब्रिड स्टेट ऑफ एटम्स आर सेम देन इट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू, एंड क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करेगा। तो क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसलिए कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन अपने बगल वाले कार्बन से डेल डेल प्लस। और हाइड्रोजन इज द वीकेस्ट एलिमेंट नॉट ओनली इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बट होल ओवर द केमिस्ट्री। तो हाइड्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब आप कोई हाइपोथेटिकल बेस ले आओ, बेस क्या करेगा, इस H को लेके चला जाएगा BH, और H प्लस के चले जाने के बाद ये बनेगा क्या, CH2 नेगेटिव CH2Cl, CH2 नेगेटिव CH2Cl। अब देखो कि ये जो कंपाउंड है जिसका नाम क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन या इथाइल क्लोराइड, इसको करना क्या है कि इथाइल क्लोराइड जो देखने से पता नहीं चल रहा था कि एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, वो क्या कर रहा है, H प्लस दे रहा है।
and compound which give H plus is called acid. Compound which give H plus is called acid. But how can it give H plus? This is the point. H plus देगा कैसे, ये समझना है. तो ये H plus दे रहा है, तो ये H plus दे दिया, तो ये हो गया एसिडिक. क्या हो गया बेटा? एसिडिक. लिख दो आप, ये एसिडिक हो गया. समझ में आ गया? फिर से समझ लो. कार्बन ये सिंगल बॉन्डेड है sp3, ये कार्बन सिंगल बॉन्डेड sp3, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? सेम. इन दैट कंडीशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू. एज यू नो दैट कि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इट ड्रॉप इलेक्ट्रॉन पार्शियली टुवर्ड्स इटसेल्फ. Due to this simple reason, there is a partial negative charge on chlorine atom and partial positive charge on carbon atom. फिर डेल डेल प्लस डेल 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 प्लस. हाइड्रोजन एसिडिक हो गया, चला गया. तो कंपाउंड विच गिव H प्लस इज कॉल्ड एसिड. जो कंपाउंड H प्लस देता है वो क्या होता है? एसिड. बट कैसे देता है ये मैटर करता है. नोट डाउन. अब बच्चों हम अपने सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? हमारे पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2. अब देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन एटम्स हैं, क्या हो जाएगा? sp3. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है sp2. डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स है sp2. S कैरेक्टर 33.3%. एस कैरेक्टर 33.3%. यहां पे एस कैरेक्टर कितना है? 25%. भैया जब तुम इस कार्बन एटम को इस कार्बन एटम के साथ लगाओगे तो दोनों का एस कैरेक्टर क्या है? सेम है. तो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. इस कार्बन में और इस कार्बन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा. लेकिन जब हम कंपेयर करेंगे इस कार्बन एटम का इस कार्बन एटम के साथ तो कहानी बदल जाएगी. कहानी बदलती हुई नजर आएगी. कैसे? ये sp2 कार्बन है 33.3%, ये sp3 कार्बन है 25%. इट ड्रॉ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस पे क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो इस पे हो जाएगा डेल पॉजिटिव. यहां पे क्या हो जाएगा? डेल डेल पॉजिटिव. क्या हो जाएगा? डेल डेल पॉजिटिव. अब आप कोई बेस ले आओ. एक हाइपोथेटिकल बेस ले लिया हमने, मान लो. तो वो H प्लस को लेके चला गया, तो BH. और उसके बाद ये क्या बन गया? CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2 एलाइल कार्बेनाइन. अब देखो ये एलाइल कार्बेनाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है. इसको घुमा दो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव. फिर ये इधर. एक तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है. तो ये जो कंपाउंड था प्रोपेन, तो प्रोपीन से हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोपीन एसिडिक है. प्रोपीन क्या है? एसिडिक. प्रोपीन इज एसिडिक. वन पॉइंट. सेकेंड पॉइंट यहां पे हमने देखा कि sp3 एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है. sp2 एटम्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ड्रॉ कर रहा है. यहां पे एक पॉइंट बना करके आप लिख लो कि ऑल sp3 एटम्स आर इलेक्ट्रॉन releasing while sp2 and sp atoms are electron drawing. In nature. मतलब जितने सारे sp3 एटम्स हैं इस दुनिया में वो इलेक्ट्रॉन देगा. और sp2 और sp एटम्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेगा. एक पॉइंट. या इसको तुम दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी लिख सकते हो कि ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. ऑल अल्काइल ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग. नोट कर लो बेटा.
नोट कर लिए? ठीक है, आज आईआईटी का इंट्रो क्लास था, फर्स्ट क्लास था आईआईटी 2024 के लिए, तो आज के लिए हम रखेंगे इतना ही। बट मेरा आखिरी सवाल है तुम लोगों से, द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास राइट नाउ, आज का आखिरी सवाल, और इन सवालों का देना है आपको सीधा, सिंपल, स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट जवाब। टिल दिस पॉइंट एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो। थैंक यू, thanks for a nice cooperation. Sorry for disturbance. Classes will be continued according to schedule. Okay, bye, bye-bye. Go and enjoy.